7 अक्टूबर को हमास द्वारा अगवा किए गए बंधकों के कई रिश्तेदार और उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन मारे गए लोगों के परिवार हजारों इजरायलियों के साथ इकट्ठा हुए और मांग की प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हमास के हमले रोकने में विफलता पर जवाबदेही झेलनी पड़ी। इस रिपोर्ट में एमिली फ्रांसिस से जानकारी। योम हाशोआ और इजराइल के स्मृति एवं स्वतंत्रता दिवसों के बीच का सप्ताहांत एक परिचित दृश्य से चिन्हित रहा। गाजा में आखिरी जीवित बंधकों की वापसी के 6 महीने बाद हजारों लोग एक बार फिर तेल अवीव के केंद्र में एकत्र हुए, विरोध करने और याद करने के लिए। 7 अक्टूबर से पीड़ित इतने सारे लोग अब कहते हैं बस अब और नहीं। वे चाहते हैं कि हम जो हुआ उसे भूल जाएं। हम कभी नहीं भूलेंगे और हम कभी 7 अक्टूबर को माफ नहीं होने देंगे। मारे गए और बंधक बने लोगों के परिजन 7 अक्टूबर के नरसंहार रोकने में विफलताओं की राजकीय जांच और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराने की मांग कर रहे हैं। सरकार उस याद को न तो दोबारा लिखती है न ही हड़पती है, और ये कि जवाबदेही, जिम्मेदारी और हमारी सुरक्षा में हुई स्पष्ट विफलताओं के लिए जवाब देने की मांग की जाए। कल रात सांस्कृतिक केंद्र हबीमा स्क्वायर में भूलने का दिन नाम से समारोह हुआ ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो खोए वे व्यर्थ ना मरे हों। बेंजामिन नेतन्याहू अपना काम कर रहे हैं। हम वो मांग करेंगे जो इस देश पर हमारा हक है, यानी सच और एक नई नेतृत्व जो हमें एक बेहतर जगह पर ले जाए और उनकी विरासतें जीवित रहें। इसके लिए इस सरकार को जाना होगा। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनमें नया नेतृत्व हो, एक ऐसा दृष्टिकोण हो जो शांति, सह अस्तित्व और एक ऐसे भविष्य की बात करे जिसमें जीवन, न्याय और सच को महत्व और प्राथमिकता दी जाए, और एक ऐसा भविष्य तैयार करना जो मेरी बहन, जीजा जी और उनके अनाथ बच्चों के योग्य हो। अब कभी नहीं। याकी दयान, जब कोई उन परिवारों के दर्द के बारे में सोचता है जिन्होंने 7 अक्टूबर को अपने प्रियजनों को खो दिया और जो आज भी उस दर्द से जूझ रहे हैं। जैसा हमने कहा था, ध्यान अब ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध पर है। इस समय यादें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पीड़ितों का सम्मान करना इस समय बहुत जरूरी है और ये परिवार अभी भी पूरी सरकारी जांच की मांग कर रहे हैं। वे जवाब चाहते हैं। बिल्कुल सही बेनिता लेविन, ये सिर्फ यादों, नुकसान या पीड़ितों के सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि 7 अक्टूबर की विफलता से सबक लेने के बारे में भी है। इसी वजह से इजराइल को एक सरकारी जांच की जरूरत है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हमने कहां गलती की ताकि भविष्य में ऐसी गलती फिर ना हो। तो आप जानते हैं, इसे एक राजनीतिक जांच के तौर पर पेश करना या कुछ और कहना सही नहीं है, क्योंकि हम अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सही नहीं है। ये सिर्फ परिवारों और पीड़ितों का सम्मान करने की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि हमने क्या गलत किया, और 7 अक्टूबर को हमने बहुत गलतियां की, और ये सुनिश्चित करना है कि ऐसा फिर कभी ना हो। और मुझे लगता है कि इसके लिए एकमात्र उपाय एक सरकारी जांच होगी, वरना आप जानते हैं हम ये गलती बार बार दोहरा सकते हैं। हमें सरकारी जांच से डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है समय के साथ ये और मुश्किल होता जाता है। मुझे उम्मीद है वे जल्दी सरकारी जांच शुरू करने का फैसला करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये इजराइल में आने वाले चुनावों से पहले नहीं होगा, जो शायद अक्टूबर में है। तो शायद उसके बाद ही हम एक सरकारी जांच देख पाएंगे। और ओवन, बिल्कुल ये जवाबदेही की बात है, और इजरायली लोग चाहते हैं कि यहाँ कोई जिम्मेदार हो। सही है, लेकिन सवाल यह है वो शख्स कौन है बेनिटा लेविन। अंततः चाहे तर्क कोई भी हो, और याकी ने अच्छे तर्क दिए, ये एक राजनीतिक मुद्दा है। इजराइल में राज्य जांच आयोगों की पुरानी परंपरा है, जिनका नेतृत्व अक्सर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं और जिनके पास व्यापक अधिकार, कभी कभी प्रवर्तन शक्तियां भी होती है। उदाहरण के लिए, एक जांच आयोग था जिसने एरियल शेरॉन को रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने से रोक दिया था। चाहे राजनीतिक समीकरण कुछ भी हो, चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में सेवा करने की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल, वो बाद में अलग राजनीतिक रंग के साथ प्रधानमंत्री बने। ये दिखाता है कि ये आयोग असली असर डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सरकार के कई सदस्य ऐसी जांच का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि वे खुद और अपनी जिम्मेदारी को स्वतंत्र आयोग से बचाना चाहते हैं।
नेतन्याहू ने जवाब दिया कि आयोग एक ऐसे कानूनी तंत्र के तहत होगा जो दाएं पक्ष के खिलाफ पक्षपाती है। और यही है बेनिता लेविन, यहां की दलील। ऊपर से देखें तो यह विरोध 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर की विरासत के बारे में है। अगर आप सतह के नीचे देखें तो मामला 6 अक्टूबर और इजराइल की कानूनी व्यवस्था के भविष्य की लड़ाई का है। अगर आप व्यापक नजरिए से देखें, मीडिया, विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान वही मुद्दे हैं जिनकी 2023 में चर्चा हुई थी। अब ये बस नए रूप में सामने है। नेतन्याहू चुनाव प्रचार में इसे ऐसे ही पेश करेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि ये चुनाव प्रचार सुरक्षा पर नहीं होगा। ये चुनाव प्रचार उन्हीं पुराने मुद्दों के बारे में होने वाला है जो आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यही वे मुद्दे हैं जो वास्तव में जनता को लामबंद करते हैं। फिर से इजराइल की कानूनी व्यवस्था का भविष्य, समाज में उसकी भूमिका, नेताओं के मुकाबले और एक बार फिर मीडिया, विश्वविद्यालय आदि का बड़ा दायरा। और यही वो बात है जिसके बारे में राजनीतिक दाएं पक्ष के लोग कहेंगे कि ये विरोध इसी के लिए था, और शायद राजनीतिक बाएं पक्ष के लोग भी, जो इसे हंदरी मॉडल पर उदार लोकतंत्र के लिए लड़ाई के रूप में देखते हैं। इजराइल में ये 7 अक्टूबर के बाद की दुनिया है, फिर भी कई मायनों में 7 अक्टूबर से पहले जैसी ही है। एक और तारीख है ओवन, अक्टूबर में, जो इस साल बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस साल अक्टूबर के अंत तक चुनाव कराए जाने होंगे। निश्चित रूप से, जैसा कि आप कह रही हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जल्दी चुनाव करवाना चाहेंगे, क्योंकि अक्टूबर बहुत कठिन महीना होने वाला है। जब लोग जाके अपना वोट डालेंगे, अगर उन्होंने अभी अभी 7 अक्टूबर की बरसी मनाई है, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उस तरह के प्रतीकवाद और गंभीरता को लेकर चिंतित होंगे, और लोग वोट डालते समय यही सोचेंगे। ये बढ़िया सवाल है बेनिता लेविन। यही सोच इजराइल में काफी समय से है। शायद बेंजामिन नेतन्याहू वही पहुंचे। सितंबर और अक्टूबर में यहूदी त्योहारों और कैलेंडर की वजह से एक लॉजिस्टिक समस्या है कि कुछ तारीखों पर चुनाव कराना मुश्किल हो सकता है। सितंबर 1 को चुनाव की चर्चा थी, जो इजरायली बच्चों के स्कूल के पहले दिन के रूप में प्रसिद्ध है, पर स्कूल अब सितंबर 2 से शुरू होगा, जिससे चुनाव यहूदी त्योहारों से पहले होंगे। नेतन्याहू को यह फैसला काफी जल्दी लेना होगा। इजरायली संसद फिलहाल अवकाश पर है, लेकिन जब वो वापस आएगी और 1 सितंबर की तारीख पर प्रक्रिया शुरू करनी होगी, तो नेतन्याहू को तेजी से कदम उठाना पड़ेगा। बेनिता, ऐसा भी माना जा रहा है कि नेतन्याहू, भले ही आपने जो कुछ भी कहा है और उसमें बहुत कुछ है, फिर भी लागत और लाभ का तुलनात्मक विचार करेंगे। वो शायद 2 महीने और लेना चाहेंगे ताकि सुरक्षा स्थिति सुधार सकें और कोई बड़ा कूटनीतिक परिणाम ला सकें, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। इस पर आपके क्या विचार हैं? जैसा कि ओवन ने कहा, ये एक लॉजिस्टिकल समस्या है, क्योंकि आप गर्मी की छुट्टियों में चुनाव नहीं करा सकते। जुलाई और अगस्त में ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ये सिर्फ सितंबर या अक्टूबर में ही हो सकता है। सितंबर में छुट्टियों के कारण आपके पास सिर्फ 2 तारीखें हैं, 1 या 8 सितंबर। और फिर अक्टूबर में सबसे अधिक संभावना है कि आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है, और आप नंबर 7 नहीं रखना चाहते, क्योंकि सभी लोग नंबर 2 मिटा देंगे और आपके पास 27 अक्टूबर की जगह 7 अक्टूबर तक ही तारीख होगी, तो लोग उसे मिटा देंगे, तो आपके पास ज्यादा तारीखें नहीं हैं। नेतन्याहू को उसी हिसाब से चलना होगा। मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर तक वो कोई बड़ा राजनीतिक या कूटनीतिक उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कई देश, भले ही वे अब्राहम समझौते को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हों, वे नेतन्याहू को श्रेय नहीं देंगे। वे चुनाव के बाद तक इंतजार करेंगे। तो ये फिर से एक व्यावहारिक फैसला है कि चुनाव कब कराना है, या तो सितंबर में या अक्टूबर में। और आप जिस बिंदु पर हैं वो बहुत दिलचस्प है, याकी कि अरब सरकारें जरूरी नहीं कि अब्राहम समझौते में शामिल होना चाहेंगी या चुनाव के दौरान अब्राहम समझौते का विस्तार करना चाहेंगी। अगर नेतन्याहू ईरान युद्ध के नतीजे से संतुष्ट या निश्चित नहीं है, तो ये उन्हें उस नतीजे को चुनाव के समय से दूर रखने का समय देगा। आशा है हम सभी ईरान युद्ध के परिणाम से संतुष्ट होंगे।